एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा पे। आज हम क्लास 9th की साइंस का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हम देख रहे थे, उसका पार्ट 2 देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पेज संख्या 20 में क्वेश्चन है, उसका अगला क्वेश्चन है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। तो हमने थ्योरी में देखा है कि सांद्रता ज्ञात करने के काफी फॉर्मूले हैं, तो उसी के बेस्ड पे ये क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 36 ग्राम, घोला क्या है हमने घोला है सोडियम क्लोराइड, तो ये हो जाएगा विलेय, 36 ग्राम है ये। और घोला किस में है, जल में घोला है, ये हो जाएगा विलायक, और इसकी मात्रा कितनी है, 100 ग्राम। तो देखिए विलायक 100 ग्राम। अब विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, तो दोनों के जब ये द्रव्यमान हम जोड़ देंगे तो विलयन का टोटल हमें द्रव्यमान मिल जाएगा। 36 और 100 हमने जोड़ दिया तो 136 आ गया। अब विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान, और पूरे में 100 गुणा कर रहे हैं हम 100 से, ताकि हमारे परसेंटेज में आ जाए। तो हमारा विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय है सोडियम क्लोराइड, तो 36 ग्राम। विलयन का हमने ये दोनों को जोड़ के निकाला 136। अब हम इनका कैलकुलेशन करेंगे तो 26.4% आंसर आ जाएगा। इसका मेन चीज ये था कि जब हमें द्रव्यमान में दिया हुआ है दोनों विलेय और विलयन का चीज, तो हमें इस सांद्रता के लिए ये विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान वाला फॉर्मूला लगाना है। अब पृष्ठ संख्या 26 में दिया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। जब दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो, तब इनके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो ये जब इन्होंने पहले से ही बता दिया कि ये जो केरोसिन है और पेट्रोल है, मतलब पेट्रोल मिट्टी का तेल, इनके जो क्वथनांक हो, यानी क्वथनांक मतलब कब ये अपनी भाप में बदलेंगे, गैसीय अवस्था में बदलेंगे, ये है 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है इन दोनों में। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल 25 डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा, ये मतलब है कि जितने में पेट्रोल बदलेगा और जितने में मिट्टी अपने गैसीय अवस्था में बदलेगी, इन दोनों के टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर है। तो जब कोई भी दो ऐसे द्रव होते हैं जो आपस में घुलनशील हों और उनका अंतर 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होगा, तो हम इनके मिश्रण को आसवन विधि या डिस्टिलेशन मेथड से पृथक करेंगे। तो अब देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो कार्यविधि, मिश्रण जो कि अभी हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, पेट्रोल और मिट्टी का तेल एक आसवन फ्लास्क में लें। आसवन फ्लास्क ऐसा होता है, ये है आसवन फ्लास्क में हमने ले लिया पेट्रोल और मिट्टी का तेल दोनों। अब इसमें हम एक थर्मामीटर लगाएंगे तापमान नापने के लिए। उपकरण को दिए हुए चित्र के अनुसार व्यवस्थित करें। तो हमने यहाँ पे ये फ्लास्क रख लिया, ये लगा है हमारा थर्मामीटर। अब मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें तथा सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। पेट्रोल वाष्पीकृत होकर संघनक द्वारा संघनित होकर बाहर निकल आता है तथा इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। तो जब यहाँ से वो पेट्रोल की भाप बनेगी, तो यहाँ पे ये जो संघनक है ये ठंडा कर देता है ये इसकी भाप को, तो ये ठंडा कर देगा तो वापस द्रव में बदल जाएगा भाप, और ये यहाँ पे हम अपने अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पेट्रोल बचा रहेगा, यहाँ पे मिट्टी का तेल बचा रहेगा। आसमान फ्लास्क में मिट्टी का तेल शेष रह जाता है। अब दोनों में दोनों के क्वथनांकों में अंतर है, इसीलिए तो एक जो जल्दी भाप बन जाएगा वो सबसे पहले ऊपर चला जाएगा, जिसका क्वथनांक कम होगा। हम तापमान बढ़ाते जा रहे जिसका क्वथनांक कम है, तो वो भाप बन के यहाँ पे आके ठंडा होकर अलग हो जाएगा, और जिसका थोड़ा क्वथनांक ज्यादा है तो वो यहाँ पे बचा रह जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। दही से मक्खन, तो दही से मक्खन को कैसे करेंगे, अपकेंद्रण विधि से। तो अपकेंद्रण विधि क्या होती है, अपकेंद्रण विधि ऐसी है कि
जिसमें हम मिश्रण को इतनी तेजी से घुमाते हैं कि जो भारी चीज होती है वो नीचे बैठ जाती है और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। जैसे हम घरों में देखा ही होगा कि दही से जब मक्खन निकालते हैं तो वो जो मथनी होती है उसके ऊपर आ जाता है मक्खन और नीचे दही दही सा वो जो मठा मठा रहता है वो नीचे बचा रह जाता है। अब दूसरा है समुद्री जल से नमक। तो इसके लिए हम विधि अपनाएंगे वाष्पीकरण। तो जब हम समुद्री जल को यहाँ क्यारियां बना के बिछा देते हैं तो जो पानी होता है समुद्री जल वो वाष्पीकृत होकर ऊपर उड़ जाता है। सूरज की रोशनी से गर्मी से जो पानी है वो ऊपर चला जाता है और नीचे नीचे नमक बच जाता है। और नमक से कपूर को अलग करना है तो ये करेंगे हम ऊर्ध्वपातन से। ये ऊर्ध्वपातन हमने पढ़ा था कि ये क्रिया ऐसी कहलाती कि जब कोई भी पदार्थ ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे ठोस से गैस में चला जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब ये दो हैं, नमक सीधे ठोस से नहीं जाएगा गैस में, नमक जाएगा पहले द्रव में बदलेगा जब हम तापमान बढ़ाएंगे उसके बाद वो गैस में जाएगा। लेकिन कपूर ऐसी चीज है कि कपूर में हम तापमान बढ़ाएंगे तो कपूर सीधे ठोस से द्रव में ना जाके सीधे गैसीय अवस्था में चला जाएगा। तो इसीलिए हम कपूर को और नमक को अलग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो नमक तो जाएगा द्रव अवस्था में लेकिन कपूर सीधे गैसीय अवस्था में चला जाएगा उतने ही तापमान में, तो इसीलिए वो अलग हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है? तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। जैसे कि समुद्री जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में ऐसा किया जाता है कि जैसे अशुद्ध नमक है तो उसको अधिक से अधिक मात्रा में गर्म द्रव में घोलेंगे और उसके बाद इस विलयन को छान के हम अशुद्धियां दूर कर देंगे। तो जो शुद्ध नमक की या और भी जो हम पदार्थ इससे इस विधि से शुद्ध करेंगे तो उसके क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है? तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। और फिटकरी वगैरह को भी हम इसी से पृथक कर सकते हैं, अगर अशुद्ध फिटकरी है उसको शुद्ध में बदलना है तो। अब अगला जो पृष्ठ संख्या 27 पे है उसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। जैसे कि पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बन जाना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होना, और जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना तथा लकड़ी और कागज का जलना। तो अब इनको हम वर्गीकृत करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में आएगा पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, जल का उबलकर वाष्प बनना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना। क्योंकि हम इसमें कुछ उनका ऐसा परिवर्तन नहीं कर रहे हैं ना कि पदार्थ ही पूरा बदल जाए, अवस्था में परिवर्तन आता है। जैसे इसमें है जल का उबलकर वाष्प बनना तो अवस्था बदल रही। अब जल में साधारण नमक का घुलना तो इसमें तो कुछ किसी की अवस्था बदली नहीं, जैसा जल है उसके भी संगठन वैसा ही है और नमक का भी वैसे ही है। तो जब संगठन ना बदले तो भौतिक परिवर्तन ही होता है, और जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें तो पदार्थ का पूरा संगठन ही बदल जाता है। जैसे अलमारी में जंग लगना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। देखो वो जल में हमने विद्युत तरंग करी तो जल बना होता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, उसी समय वो टूट गया फिर से। लकड़ी और कागज का जलना, अब जल जाएगा राख बन जाएगी तो ना लकड़ी के गुण बचेंगे ना कागज के गुण बचेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। तो शुद्ध पदार्थ तांबा, सोना, नमक, चीनी, आसवित जल, चांदी, लोहा, हीरा, अल्कोहल आदि। और मिश्रण है जैसे कि नल का जल, दूध, वायु, स्टील, नमक का घोल, मिट्टी का तेल, आइसक्रीम, सोने से बने आभूषण, पीतल, कांसा आदि। अब इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको देखेंगे। आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे।
थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा एंड अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच।